Hello friends, this is Ompal Chaudhary. Welcome to our channel The English Orbit, in which we throw light on all the aspects of grammar, vocabulary and literature being crucial and imperative for all the competitive examinations and for the linguistic leverage. और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में दोस्तों हम परीक्षा के एक सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट पर फोकस करने वाले हैं, जिसको आप कॉमन एरर कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉमन एरर में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो कॉमन एरर है दोस्तों, ये किस चीज से संबंधित सवाल है? ये कॉमन एरर दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन तथा ग्रामर के अन्य जो टॉपिक्स हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सभी पर आधारित सवाल है। सही चीज को गलत करके स्टूडेंट के सामने रखना, यह कॉमन एरर है और आपको उसको सही करना होता है। जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन तथा ग्रामर के जो अन्य जो टॉपिक्स हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्लॉज, इन सब पर अगर आपका कंप्लीट नॉलेज नहीं है, आपका तैयारी ठीक नहीं है, तो आप उस गलत चीज को नहीं ढूंढ सकते। लेकिन आज के सेशन में दोस्तों हम उस कॉमन एरर के एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू, आज के टाइम में जो ज्यादा पूछा जा रहा है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वो क्या है दोस्तों? ग्रामर तो आप पढ़ ही लेते हैं, आप इधर से उधर से, कोचिंग से, बुक से आप ग्रामर पढ़ ही रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन रिसेंट जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, आप देखेंगे उन परीक्षाओं में वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, इनसे संबंधित एरर बहुत कम आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा एरर शब्दों के प्रयोग पर है और आप मिस कर देते हैं उस चीज को। इस ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स का प्रयोग अपने ठीक से नहीं कर पाने के कारण इस तरह की एरर को आप नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके लिए एक चैलेंज बन गया है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है। तो दोस्तों आज हम उसी पर क्लास रखेंगे। देखिए, कॉमन एरर का आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, ऑन द लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड्स, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखा है और मैं इस चीज को अल्फाबेटिकली आपको कराऊंगा। मैं ए लेटर से संबंधित कुछ वर्ड्स जो हैं उन पर कुछ क्वेश्चंस बनाया है और लिखा है, और इनमें से कुछ सवाल एसएससी, सीजीएल आदि परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और उनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्वेश्चन, मिनिस्टर वाज आउस्टेड फ्रॉम पावर फॉर हिज एक्शन। दोस्तों यह जो एक्शन है, इसी पर यह सवाल आधारित है। यहां पर जो एरर है एक्शन का है। एक्शन के जगह पर यहां पर एक्ट होगा, और यह सवाल एसएससी, सीजीएल प्री एग्जाम में पहले भी आ चुका है। एक्शन और एक्ट में क्या अंतर है दोस्तों? एक्शन और एक्ट एक तो सिनोनिम्स हैं, एक मीनिंग तो इनका सिमिलर है, सेम है। व्यक्ति जो करता है वो एक्शन है, व्यक्ति जो करता है वो एक्ट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों सिमिलर हो गए। अगर हम ऐसे सोचने लगे तो हम ये सवाल कभी नहीं कर पाएंगे। इसका हमें दूसरा पहलू पर काम करना पड़ेगा। इसका दूसरा पहलू अगर हमें आता है तब हम ये सवाल कर पाएंगे। वो क्या है दोस्तों? एक्शन, एक व्यक्ति रोज जो भी कार्य करता है, उस कार्य को करने की तरीका, उसका व्यवहार एक्शन है। जबकि एक्ट, व्यक्ति जो भी करता है, अच्छा बुरा कार्य जो भी करता है, वो एक्ट होता है दोस्तों। तो यहां पर जो सवाल है, मंत्री महोदय को पावर से निकाल दिया गया उनके एक्शन के लिए, यह गलत है। ये सीजीएल में भी आ चुके हैं, आप एग्जाम में आप देख लेना, ये सवाल आपको जरूर मिलेगा, आप लास्ट ईयर की क्वेश्चंस अगर हल करेंगे तो। दोस्तों एक्शन के जगह पर एक्ट होगा, क्योंकि एक्शन एक व्यक्ति का व्यवहार, तरीका, जो भी वो करता है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। महेंद्र सिंह धोनी जब बैटिंग करता है और हेलीकॉप्टर शॉट लगाता है, वो उसका तरीका है। एक्ट क्या है? वो उस तरीका को प्रयोग करके 6
सिक्सर मारता है या वो आउट हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, ये एक्ट हो गया दोस्तों। तो किसी व्यक्ति को उसके एक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता, उसके एक्शन के लिए नहीं। तो इसका आंसर होगा एक्ट। ये सवाल पहले भी आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन, दे हैव नॉट येट इन्फॉर्म मी अबाउट द एक्यूरेट डेट ऑफ द प्रोग्राम। दोस्तों यहां पर एरर है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मीनिंग है सही, सटीक। तो आपको यह वाक्य सही लग रहा होगा अगर आप केवल अर्थ के आधार पर इस वाक्य को कर रहे हो तो। जैसे कि उन्होंने मुझे अभी तक कार्यक्रम के सटीक डेट नहीं बताया है, सही तारीख नहीं बताया है। इस आधार पर तो वाक्य आपको सही लग रहा है, बट दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एरर। ये एरर का सवाल है। एक्यूरेट के जगह पर दोस्तों एग्जैक्ट होगा। एग्जैक्ट और एक्यूरेट दोनों सिनोनिमस है दोस्तों, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन प्रयोग अलग अलग है। इस आधार पर यह सवाल बनाया गया। भले ही एक्यूरेट और एग्जैक्ट दोनों का मीनिंग सही या सटीक, लेकिन टाइम डेट के संदर्भ में सटीक के लिए एग्जैक्ट लगता है और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए लगता है, एक्यूरेट आंसर के लिए लगता है। जैसे कि आप बोलेंगे उन्होंने मुझे एक्यूरेट आंसर दिया, एक्यूरेट आंसर दिया, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया। तो आप इंफॉर्मेशन और आंसर जैसे शब्दों के साथ एक्यूरेट चुनेंगे, लेकिन डेट, टाइम जैसे शब्दों के साथ दोस्तों आप एग्जैक्ट वर्ड को चुनेंगे। तो इस वाक्य का एरर है एक्यूरेट, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय एग्जैक्ट। इसको एग्जैक्ट से रिप्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड, अकॉर्डिंग टू मी दिस प्रोजेक्ट विल गो लॉन्ग। मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चलेगा, आगे तक जाएगा। यहां दोस्तों एरर है अकॉर्डिंग टू मी। अर्थ के आधार पर तो आपको कोई एरर नहीं दिखेगा मेरे हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, ये जो अकॉर्डिंग टू है दोस्तों, ये सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। अर्थात यू, ही, सी, दे। अर्थात जब हम इसको हिम बना देंगे, सी को हर बना देंगे, दे को देम बना देंगे, या कोई पर्सन लिख देंगे, राम ऐसे कोई नाम दे देंगे, तो उनके साथ अकॉर्डिंग टू लगेगा। अर्थात अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू ए पर्सन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। ये सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ इसका यूज नहीं किया जाता। स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसको गलत माना जाता है, फॉर्मल इंग्लिश में इसको गलत माना जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ दोस्तों इन माई ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन, या इन माई व्यू, इन आवर व्यू जैसे चीजों को यूज करेंगे। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मी को हम रिप्लेस करेंगे इन माई ओपिनियन या इन माई व्यू से। तो ये वाक्य फॉर्मल ग्रामर के हिसाब से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दे आर अफ्रेड ऑफ ओपनिंग द गेट। दोस्तों अफ्रेड के साथ जो ग्रामर है वह हमें समझना है इस क्वेश्चन के लिए। जहां तक अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन की बात है या उसके बाद कोई वर्ब लगाने की बात है, तो अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ फिक्स्ड होता है, निश्चित बात है। और ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म होगी, जैसे कि यहां अफ्रेड ऑफ ओपनिंग है। पर ये एरर है क्योंकि इसके साथ और भी एक रूल है दोस्तों। क्या एक रूल तो है, अगर अफ्रेड के साथ अगर ऑफ लगता है तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। कब होती है ये जानना है। जब हमें किसी चीज के लिए नेचुरल डर होता है, जब व्यक्ति नेचुरली किसी चीज के प्रति भयभीत होता है, जैसे कि किसी को पानी के अंदर जाने का डर है, किसी को रात में बाहर निकलने का डर है, इस तरह किसी को ऊंचाई पर जाने का डर है, किसी को एयर ट्रैवल करने का डर है। तो ये जो नेचुरल डर है किसी व्यक्ति के अंदर,
तब अगर हम अफ्रेड को यूज करते हैं इस नेचुरली भयभीत होने के लिए, तब अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है दोस्तों और वर्ब आईएनजी फॉर्म होती है। लेकिन जब अफ्रेड को आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, भयभीत होने के लिए यूज करते हैं, तब अगर अफ्रेड के बाद कोई वर्ब आती है तो वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाती है दोस्तों। अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर ओकेजन में कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को करने के लिए भयभीत हो रहा है, तब अफ्रेड के बाद ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं करना है, तब अफ्रेड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। आप देख लीजिए, इस वाक्य में कोई व्यक्ति नेचुरली भयभीत है या किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन में भयभीत है। दे आर अफ्रेड ऑफ ओपनिंग द गेट। ये कोई नेचुरली भयभीत होने की बात नहीं हो रही है, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम में उन लोगों को गेट खोलने का डर है, वो गेट नहीं खोल रहे हैं, अंदर कुछ वैसे चीज हो सकता है, इसी वजह से वो डर रहे हैं। तो ये किसी एक दिन की बात है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात है। ऐसे जगह पर अफ्रेड के बाद जो वर्ब लगती है दोस्तों, वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव हो जाएगी, अर्थात अफ्रेड टू ओपन हो जाएगा। ऑफ ओपनिंग के जगह पर टू ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह की एरर वर्ड का जो लेक्सिकल और ग्रामेटिकल दोनों एस्पेक्ट पर अगर आप काम करते हैं तो इस तरह की एरर को कर पाएंगे। अगर केवल आप वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल इन्हीं का तैयारी करते रहेंगे तो इस तरह के सवाल नहीं कर पाएंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉड इज एबल टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। भगवान इस संसार को बनाने का और ध्वंस करने के लिए सक्षम है। इसमें जो वर्ड हमने यूज किया एबल टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, ये एरर है दोस्तों। अर्थ के आधार पर तो कोई एरर लग ही नहीं रहा है, क्योंकि एबल टू का मतलब सक्षम, और भगवान सक्षम है, भगवान समर्थ है इस संसार को क्रिएट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस आधार पर तो आपको वाक्य सही लग रहा है, लेकिन आपको एबल और कैपेबल में अंतर जानना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए, कि एबल और कैपेबल कहां कौन यूज होता है। दोनों सिनोनिमस है। एबल का मतलब भी सक्षम समर्थ, कैपेबल का मतलब भी सक्षम समर्थ, लेकिन दोनों के बीच में एक अंतर है दोस्तों। क्या है? अगर कोई व्यक्ति या कोई ऐसे कार्य करने के लिए सक्षम है जो सामान्यतः लोग नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसे कार्य को करने के लिए सक्षम है जो सामान्यतः बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है, जैसे कि संसार को बनाने के लिए सक्षम होना, संसार को डिस्ट्रॉय करने के लिए सक्षम होना, वो लोगों की बस की बात नहीं है, ये सामान्यतः नहीं कर सकता कोई। इस तरह की कार्य को कर पाने के लिए कैपेबल शब्द यूज होता है, और एबल नॉर्मली हम यूज करते ही हैं। आप बोलते हो मैं इस कार्य को करने के लिए सक्षम हूं, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। आप बोलते हो मैं इस गेट को खोलने के लिए सक्षम हूं, आई एम एबल टू ओपन दिस गेट। आप कहते हो इस सवाल को वो हल करने के लिए सक्षम है, ही इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये नॉर्मली जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए सक्षम होता है तो लगता है, और जो व्यक्ति या कोई भी ऐसे कार्य को करने के लिए सक्षम होता है जो सामान्यतः तो लोग नहीं करते, उसके लिए आपको कैपेबल लगाना है। और दोस्तों और एक अंतर है, एबल के बाद जो वर्ब लगती है वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, जबकि कैपेबल के बाद जो वर्ब लगती है वो ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म होती है। तो इस आधार पर यहां पर एरर है दोस्तों। एबल टू के जगह पर, एबल टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय के जगह पर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग होगा। Now come to next question. He is preparing for all examinations, above all for UPSC. यहां पर एरर है दोस्तों, above all। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। above all का अर्थ होता है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंटली, और ऐसा ही एक अर्थ देने वाला शब्द है, एडवर्ब है, एस्पेशियली। ये जो दो शब्द हैं above all और especially,
ये एक दूसरे का सिनोनिम्स हो सकते हैं। एग्जाम में आपको इसका सिनोनिम्स पूछ ले एबोव ऑल का तो एस्पेशली हो जाएगा, एस्पेशली का सिनोनिम्स एबोव ऑल हो जाएगा। लेकिन अंतर क्या है जिस आधार पर हमें इस तरह की एरर का सवाल करना है। एबोव ऑल कब लगता है दोस्तों? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के बारे में 2-4 इंफॉर्मेशन देते हुए सबसे खास इंफॉर्मेशन को अगर लास्ट में बताएंगे तो एबोव ऑल लगाएंगे। जैसे कि आप बोलोगे वो इंटेलिजेंट है, वो मेहनती है, और सबसे खास बात यह है कि वो एक अच्छा इंसान है, तब आप एबोव ऑल लगाएंगे। ही इज इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड एबोव ऑल ए गुड ह्यूमन बीइंग, तो आप एबोव ऑल को लगाएंगे। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी नाउन के बारे में, किसी चीज के बारे में सामान्य 2-4 बातें करते हुए अंत में जो खास बात बताएंगे तो आप एबोव ऑल लगाएंगे। जैसे कि उदाहरण आपको दिया, ही इज इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड एबोव ऑल ए गुड ह्यूमन बीइंग, तो आप एबोव ऑल को लगाइएगा। और स्पेशली जब आप सभी चीजों को, ध्यान दीजिए, जब आप सभी चीजों को मेंशन करते हुए उनमें से एक चीज पर फोकस दिखाएंगे तो आप स्पेशली को यूज करेंगे। जैसे कि वो सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, लेकिन विशेष रूप से यूपीएससी, तो हम सभी एग्जाम को दिखाते हुए यूपीएससी पर फोकस कर रहे हैं, स्पेशली लगेगा। आप बोलेंगे वह सभी तरह की फल खाता है लेकिन विशेष रूप से आम, तो आप सभी फल मेंशन कर दे और फोकस आम पर दिखा दिए, एक फल पर, तो आप स्पेशली लगाएंगे। तो दोस्तों यहां एबोव ऑल को आप रिप्लेस करेंगे स्पेशली से। नंबर 7, सच क्राइम्स डू नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूजेस। आप यहां पर एडमिट को देखिए। एडमिट का क्या मीनिंग है दोस्तों? स्वीकार करना, मान लेना। इस वाक्य का अर्थ है इस तरह की जो अपराध है, इस तरह की अपराध में कोई भी किसी प्रकार की एक्सक्यूजेस, क्षमा नहीं चलता। हमें यहां पर नॉर्मल वर्ब और फ्रेजल वर्ब पर काम करना है इस तरह की सवाल के लिए। जो नॉर्मल वर्ब होते हैं उनके साथ हम ऑफ, इन, एट, विथ, बाय आदि जुड़ देते हैं तो वो प्रीपोजिशनल वर्ब या फ्रेजल वर्ब बनते हैं। प्रीपोजिशनल वर्ब और फ्रेजल वर्ब में भी अंतर है। जब ये वाला सेक्शन आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको इतना बताना है कि जो नॉर्मल वर्ब होते हैं जैसे कि गेट और फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन, जब हम गेट में इन, टू, इन, ऑफ, अबाउट आदि जोड़ देंगे तो वो फ्रेजल वर्ब या प्रीपोजिशन वर्ब बन जाते हैं, जिनसे ये लगा देने से उनका अर्थ बदल जाता है। हमें इस पर काम करना है। यहां दोस्तों एडमिट के जगह पर एडमिट ऑफ फ्रेजल वर्ब लगेगा। एडमिट के साथ ऑफ लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है संभव होना या संभव बनाना। बिकम और मेक पॉसिबल, बिकम और मेक पॉसिबल एडमिट के साथ अगर आप ऑफ लगा देते हैं तो यह एरर दोस्तों एडमिट से संबंधित फ्रेजल वर्ब का जिसके साथ ऑफ लगाने से यह अर्थ आया, तो अब अर्थ क्लियर हो जाएगा। इस तरह की अपराध में क्षमा के लिए कोई संभावना नहीं है। इस तरह की अपराधों के लिए क्षमा का कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों एडमिट के जगह पर अगर आप एडमिट ऑफ प्रयोग कर देते हैं तो ये वाक्य सही हो जाता है। ये एडमिट और एडमिट ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी पुट ए ब्लैंकेट अबोव हर चिल्ड्रन। अबोव, अबोव प्रीपोजिशन है, अबोव एडवर्ब भी होता है, तो निश्चित रूप से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन से संबंधित एक क्वेश्चन हो गया। जो भी वर्ड आते हैं उनके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सवाल पूछा जाएगा, लेक्सिकल पॉइंट ऑफ व्यू में और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको उस पर काम करना है। अबोव का मतलब होता है ऊपर, तीनों चीजें दोस्तों, ऑन, ओवर और अबोव, तीनों का मीनिंग होता है ऊपर, लेकिन तीनों में अंतर है। जब दो चीजों में स्पर्श हो जाता है, दो नाउन के बीच में स्पर्श हो जाता है, तब तो ऊपर के लिए हम ऑन लगाते हैं। जब दोनों चीजों में स्पर्श नहीं होता, स्पेस हो जाता है और कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर होता है तो ओवर लगाते हैं।
और एबोव दोनों चीजों में स्पर्श नहीं होता और कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर नहीं होता, तो ये एबोव लगाते हैं। ये तो रेडिकल डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। चीजों में टच हो गया तो ऊपर के लिए ऑन, टच नहीं हुआ और कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर है तो ओवर, टच नहीं हुआ और कोई चीज किसी चीज के साइड में ऊपर है तो एबोव। ये तो रेडिकल जो बेसिक डिफरेंस हो गया। अब जब मां अपने बच्चों के ऊपर कंबल डाल रही है तो कंबल और बच्चों के बॉडी में टच हो गया, ऑन लगाना चाहिए था? नहीं, क्योंकि यहां पर और एक अंतर आ जाता है। दो चीजों के टच होता है तो हम ऑन लगाते हैं, जैसे आप टेलीविजन के ऊपर मोबाइल रख दिया, ऑन द टेलीविजन बोलते हैं। लेकिन यहां हम ऑन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कवरिंग, ढकने का संदर्भ अगर आ गया तो ढकने के संदर्भ में ओवर लगता है, चाहे टच हो या ना हो। अगर ढकने का कॉन्टेक्स्ट आ गया, कवर करने का कॉन्टेक्स्ट हो गया, तो वहां पर आप देखना कि चाहे वहां पर स्पर्श हो या ना हो, आपको ओवर लगाना है, ऑन नहीं लगाना है। तो यहां पर इसीलिए दोस्तों एबोव नहीं लगेगा, ऑन भी नहीं लगेगा, यहां पर ओवर लगेगा, क्योंकि कवर करने का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वी आर हैविंग ए डिस्कशन अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन कोविड क्राउच। यहां पे अबाउट जो कि प्रीपोजिशन है उस पर हमने सवाल बनाया है। आता है सवाल दोस्तों, अबाउट और ऑन दोनों का मीनिंग के बारे में होता है, और हम इन दोनों को एक दूसरे के जगह पर लगा भी सकते हैं, लेकिन सवालों में जब ये आते हैं तब हमें अंतर करना पड़ता है दोनों का मीनिंग के बारे में। लेकिन रोज एवरीडे लाइफ में जो चीजें हो रहे हैं, जो कॉमन नॉर्मल इंसिडेंट्स हैं, उनके लिए हम अबाउट लगाते हैं। पर कोई एकेडमिक महत्व की चीज है, कोई बर्निंग मैटर है, कोई एकेडमिक इंपोर्टेंस के मैटर हैं, या कोई खास मुद्दा है, कोई गंभीर मुद्दा है, कोई विशेष मुद्दा है, उस पर जब हम कोई चर्चा करते हैं, कोई डिबेट रखते हैं, तब हमें अबाउट नहीं, तब हमें ऑन को चुनना पड़ता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यहां अबाउट के जगह पर ऑन आएगा। ये सवाल है, वैसे आप इनफॉर्मल इंग्लिश में आप कुछ भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एग्जाम में फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10। देयर इज नॉट ऑलमोस्ट एनफ स्पेस हियर। ऑलमोस्ट दोस्तों, ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड कंप्लीटनेस जब पढ़ेंगे उसमें आएगा। एडवर्ब के टॉपिक में ये आता है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस में आते हैं। तीनों का मीनिंग होता है लगभग, ऑलमोस्ट का मीनिंग भी लगभग, नियरली का मीनिंग भी लगभग, प्रैक्टिकली का मीनिंग भी लगभग, लेकिन तीनों में अंतर है दोस्तों, और बहुत सारे अंतर हैं तीनों के बीच में। समय लगेगा तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल ऑलमोस्ट और नियरली के बीच में एक अंतर है। अगर नॉट के साथ आपको लगभग लगाना है, नॉट के साथ, तो आप ऑलमोस्ट नहीं नियरली को चुनेंगे। यहां हमने नॉट के साथ ऑलमोस्ट लगा रखा है, ये गलत है, नॉट नियरली होगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह की शब्द और इन शब्दों का ये जो पहलू आपके सामने मैंने रखा, इस पर आपको काम करना है। तो हम आपको कॉमन एरर पर हर सेशन में अल्फाबेटिकली वर्ड से संबंधित क्वेश्चन, अर्थात वर्ड्स का लेक्सिकल और ग्रामेटिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन एरर में आते हैं वो देंगे। तो आप हमारे सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, हमें उससे उत्साह मिलेगा। और दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।